नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है प्रियंका और डिम्पी। भारतीय बाजार वीकली एक्सपायरी का दिन तो है ही, लेकिन लगातार ये तीसरा दिन है जबकि निफ्टी हम सभी के पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। जी हाँ, रिकॉर्ड स्तरों को भी टेस्ट कर रहा है, उन स्तरों को पार नहीं कर रहा है। माना कि एक फॉर्मेलिटी औपचारिकता है, लेकिन पार्टी पॉपर्स लेकर हर रोज हम बैठते हैं और ये रिकॉर्ड स्तर जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन चलिए आज अगर देखें, सेंटिमेंट्स जो हैं 2 अंकों से रिकॉर्ड लेवल्स उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अंडरटोन अब भी बुलिश है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि मिड कैप में जहां हम लगातार एक्शन, लगातार मूव्स देख रहे थे, काफी अच्छी तेजी की कई सेशंस देखने के बाद मिड कैप ने भी आज एक ब्रीदर लिया है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक्स फाइनेंशियल्स में पीएसयू बैंक की चाल अगर देखेंगे, वहां पर बिकवाली का दबाव पाएंगे। मिड कैप इंडेक्स आपके स्क्रीन पर है। बैंक निफ्टी भी संभलने की कोशिश इन द मिड डे, इन द मिड सेशन की, लेकिन वहां से फिर से गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। ऊपरी स्तरों से अगर देखेंगे, निफ्टी की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नजर आएगी। हमने देखा 18,887-88 के लेवल से नजदीक जाने के बाद 2 अंकों से चूक गया। 18,886 के आज के उच्चतम स्तर देखने को मिला, उसके बाद वहां से गिरावट हावी होती रही। एचडीएफसी ट्विंस से बाजार को सपोर्ट है और आज वीकली एक्सपायरी का दिन है और वीकली एक्सपायरी के दिन 18,800 ये लेवल जो है, इसे खास तौर से ध्यान में रखिए क्योंकि राउंडिंग लेवल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन और इन्हीं को एक सपोर्ट के तौर पर मानकर चलना चाहिए। 18,600 के लेवल्स के पास जब तक निफ्टी ट्रेड करता है तब तक बुलिश सेंटिमेंट्स जो है वो बरकरार रहेंगे, तो मार्केट का अंडरटोन बुलिश है। आगे बुलेटिन में एक्सपर्ट से समझेंगे कि इस बुलिश मोमेंटम में क्या इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर समझना चाहिए या नहीं। लेकिन एफएनओ की पोजीशनिंग कैसी है और इस वक्त ट्रेंड कैसा नजर आ रहा है, ये जानते हैं डिम्पी से। गुड आफ्टरनून डिम्पी, बताइए। देखिए, अभी 5 मिनट पहले, इनफैक्ट मैं 5 मिनट बोलूँगा, 10-15 मिनट पहले एक झटका सा लगा निफ्टी को, करीब वो 70 पॉइंट का है। उसकी बड़ी वजह है कि ओपन इंटरेस्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से अगर आप चेक करेंगे तो आपको 2 लाख का भी ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आगे एक लाइट सीरीज़ है, ये अब तो जल्दी शेक हो जा रहा है। आप लास्ट का सिर्फ ये वाला हिस्सा देखिए जहाँ पे एक माउंटेन बना है, फिर से फॉल हुआ है। ये एक स्पीड की रिकवरी, देन फिर फॉल आपको वापस आते हुए दिख रहा है। खैर, 2 अंकों से जो छूटे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा, आईटी शेयरों ने आज दबाव बनाया, इसका साथ नहीं दे रहे, लेकिन बैंक शेयर्स का थोड़ा बहुत सपोर्ट था, लास्ट में जाते जाते वो भी ख़त्म हो रहा है। निफ्टी में से 50 में से 36 शेयरों के अंदर आज दबाव देखने को मिल रहा है। अंडरटोन आज उतनी अच्छी नहीं है। बैंक निफ्टी के 12 में से 8 शेयरों में आज गिरावट है, वो भी ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा। वीकली एक्सपायरी के दिन कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम्स को तोड़ा गया और अच्छे से शेक करा जा रहा है। और मैं बता दूं, ये शेक मैंने अपने इस साल के अंदर अब तक का सबसे बड़ा शेक में से देख रहा हूँ, बजट के बाद फिर से जो आज देखने को मेरे को मिल रहा है। स्पीड से 200 रुपये वाली कॉल को 20 रुपये का कर दिया। तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लीजिए, सिर्फ 10 मिनट लगे हैं, तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रीट कीजिएगा। ऑप्शंस वाले कृपा करके थोड़ा सावधान रहे। पूरा पैसा दिन भर का कमाया हुआ, महीने भर का कमाया हुआ एक झटके में ले जाएगा आपसे। और दूसरा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी 1 के पार है। अंडरटोन ठीक है, ट्रेंड बुलिश है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मार्केट ना ही अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर रहा है, ना उसको रेजिस्टेंस की तरह पार कर रहा है। तो वो रेजिस्टेंस भी बन गया, अब वो सिर्फ लेवल नहीं रहा, वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है और तीसरी चौथी बार उसको आप टेस्ट कर रहे हैं। और आज ही सुबह एक टेक्निकल एनालिस्ट आपको बता रहे थे कि 3 बार अगर कोई चीज़ टेस्ट ना हो, यानी कि ब्रेक ना करे, तो फिर फॉल रिवर्सल होता है। तो मेरे को सिर्फ डर इस चीज़ का है कि बार बार अटेम्प्ट अगर फेल हो रही है एटीएच वाली, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रैपिंग है और बाद में बाजार नीचे आ जाए, ड्रैग कर जाए। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं जिनके पास पोजीशंस हैं, और जिनके पास नहीं है मैं उनको कई बार ये बात बता रहा हूँ कि अपना रिस्क रिवॉर्ड आप चेक करके आना। मार्केट में जमता है तो आओ, नहीं जमता तो मत आओ। ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स से ही पैसा बन रहा है। तो इसलिए पुराने वालों का कंफर्ट लेवल अलग, नए वालों का कंफर्ट लेवल अभी भी अलग रहेगा, और ये आप कल भी देखेंगे। और इस बीच ट्रेडर स्क्रीन क्या कह रही है और लेवल्स क्या है, ये आपको प्रियंका बता रही है। ऑलराइट, आप बिल्कुल, आप तो यहाँ ऑप्शंस के प्रीमियम तो टूट रहे हैं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि ऑप्शन बायर तो पैसा कमा ही नहीं पा रहा, सेलर ज़रूर पैसा कमा रहा है। लेकिन ऐसे में ट्रेडर्स अब करें क्या? ट्रेडर स्क्रीन दिख कैसी रही है? क्योंकि जिन लेवल्स की बात की जा रही थी, बेस आप बड़ा स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं 18,800 और लेकिन उसके ऊपर अब आज जिस तरह से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है निफ्टी 18,700, 18,888, ये एक रेंज है।
एक थोड़ी ब्रॉड रेंज भी हमने ली, जो नीचे की तरफ 18,700, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ा बेस है। जिस तरह की पुट राइटिंग 18,700 18,800 में मिली, आपको लग रहा है कि बाजार ऊपर रहेगा, लेकिन थोड़ा अभी जो इंडेक्स के लेवल्स चेंज हुए हैं, ऑप्शंस के लेवल्स चेंज हुए हैं, उसके हिसाब से ये एक थोड़ी ब्रॉड रेंज हमने ली है, 18,700 तक नीचे की ली है। और बैंक निफ्टी पे 43,800 से लेकर 44,200 तक की ऊपर की रेंज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहाँ पर ट्रेडर्स को इसके बीच में होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और इंडेक्स पर और व्यू हमारे एक्सपर्ट्स हमें बता पाएंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं, नागराज शेट्टी हैं और साथ ही क्षितिज गांधी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए उनसे समझते हैं कि क्या करना चाहिए इस वक्त इंडेक्स पर। इंडेक्स हालांकि अपनी स्ट्रेंथ को तो बनाए हुए है, क्योंकि आप देखें विक्स भी कहीं टूट नहीं रहा है और इंडिया विक्स आप लगातार 11 के ऊपर ही देख रहे हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि आपको ऊपर की तरफ लेवल्स भी जल्दी तेजी में नहीं दिख रहे हैं और ऑप्शंस प्रीमियम इसीलिए भी टूट रहे हैं। नागराज, लेकिन अभी हमें यहाँ पर ट्रेड लेने क्या चाहिए इंडेक्स पर? जी हाँ, मार्केट में आप कई दिनों से देखोगे एक राइजिंग वेज पे फॉर्मेशन बना हुआ है और हायर लेवल पे अराउंड 18,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी था, 800 टू 900 के आसपास, जो न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ से जाता जाए। मेरे ख्याल से इधर से अभी भी मार्केट में जो मार्केट प्लेस है अराउंड प्लेस्ड है अराउंड न्यू हाई की तरफ जाने के लिए मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी नहीं है। मुझे लगता है कि एक छोटा सा डाउनवर्ड करेक्शन है, घबराने का कुछ गुंजाइश नहीं है, बड़ा कुछ रिवर्सल नहीं है। निचला स्लर में आप डेली चार्ट देखोगे अराउंड 10 एंड 20 डे ईएमए अच्छा खासा सपोर्ट प्ले कर रहा है लास्ट 2 महीनों से। मेरे ख्याल से अभी अराउंड 10 डे ईएमए नजदीक है अराउंड 750 के आसपास, 18,750 के आसपास और 20 डे ईएमए 18,650 के आसपास। मेरे ख्याल से 18,650 टू 700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जो भी मार्केट इधर तक डिक्लाइन आएगा, बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी है, इधर से एक अपसाइड बाउंस आने की गुंजाइश है और वापस दोबारा हम अराउंड 18,800 900 के आसपास एक रीटेस्ट कर सकते हैं। ये राय, डरने घबराने की जरूरत नहीं। हमारे साथ फंडामेंटल नजरिया देने के लिए सनी अग्रवाल भी जुड़े हैं। सनी, फंडामेंटल सेक्टर्स पर और स्टॉक्स पर भी आपसे आपका फंडामेंटल आउटलुक जानेंगे, लेकिन इस बीच एक बार स्ट्रैटेजी क्षितिज से भी समझ लेते हैं। क्षितिज, गुड आफ्टरनून। चुनिंदा शेयर्स हैं जिनमें प्रॉफिट बुकिंग, हैवी वेट्स जिनमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और इसी के चलते मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि एक डेंट या कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से जो मुनाफा वसूली, प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। लेकिन सेंटिमेंट्स ओवरऑल तो मार्केट के बुलिश ही हैं। नीचे की तरफ 18,600 के पार जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिविटी तो जारी रहेगी और ऊपर 18,800 के लेवल्स तो हम देख भी चुके हैं। क्या इस गिरावट को खरीदारी का मौका समझा जाए? स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी तरफ से? सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिया और काफी अच्छे से आपने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। मार्केट में एक रेंज बाउंड मूव्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वीकली एक्सपायरी के चलते आज काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। सुबह से ही निफ्टी अपने कल के डेज के लोज को काट चुका है। इनफैक्ट सुबह मॉर्निंग के सेशन में बात करें तो डे हाइस भी काटा, बट कहीं ना कहीं यही प्रतीत हो रहा है कि ये जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है मात्र एक प्रॉफिट बुकिंग है। निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस जरूर टेस्ट कर रहा है ट्रेडर्स का ऑल टाइम हाइस की तरफ टेस्ट करने के लिए। बट अगेन आई विल से कि ये जो डिप्स हैं, कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ देखने के नहीं मिलेगी। कोई बहुत बड़ा यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जैसे कि मैंने बताया, वीकली एक्सपायरी के चलते मात्र प्रॉफिट बुकिंग है, तो इन डिप्स के ऊपर हम लोग यही सलाह देंगे कि अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें। अभी भी मार्केट में काफी पोटेंशियल और जो स्टॉक्स अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है बीते कई सेशंस में, मुझे लगता है ऐसे स्टॉक्स में यहाँ पे बैट करना चाहिए जो आने वाले सेशन में अच्छा खासा आउट परफॉर्म करते दिखेंगे। तो इस गिरावट में घबराने की तो फिलहाल बिल्कुल जरूरत नहीं है। के साथ इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जो अभी झटका लगा है निफ्टी को बहुत ज़ोरदार है। टिपिकली एक्सपायरी का इफेक्ट देखना हो तो मैं आपको 43,800 की कॉल और पुट दोनों दिखाना चाहूँगा। मैं आपको बता भी दूं, हमने सुबह आपको जब मैं 12 बजे का शो कर रहा था उसके आसपास भी जब मैंने शो किया तो आपको 43,800 की कॉल के बारे में भी बताया था। उस समय इसका भाव 170 था और ये बाद में पहुंची करीब 250 पौने 300 के आसपास, यानी कि आपका पैसा उस समय डबल हो गया था। अगर मैं अभी के प्राइस आपके सामने रख दूं तो आपको हो सकता है शायद यकीन भी नहीं होगा। वो 250 रुपये वाली जो कॉल थी उसकी कीमत इस समय 17 रुपये है, सिर्फ 17 रुपये। आज के एक्सपायर होने वाली कॉल 43,800, ये 29 जून की आप कॉल लेके आए। अगर आप 22 जून की दिखाएंगे तो आपको क्लियर पता लगेगा, ये 29 जून की है। तो कहने का मेरे सिर्फ मतलब ये है कि ऑप्शंस वाले थोड़े से सावधान रहें। ज़्यादातर ट्रेड ऑप्शंस के अंदर आता है, रिटेलर्स अब ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन कैसे ख़त्म की जा रही हैं ऑप्शंस, कैसे ट्रेड होता है, कैसे शेक करते हैं, इसका
सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर हम आपको नहीं दिखा पा रहे किसी वजह से, लेकिन आप 43,800 की कॉल और पुट आज के एक्सपायरी वाली अपने टर्मिनल्स पे लगाइए और उससे एक लेसन लीजिए कि हमको कहाँ पे कैसे करना और स्टॉप लॉसेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। नहीं तो ये एक दिन के अंदर पैसा कैसे आता है और पैसा कैसे जाता है, एक घंटे के अंदर, घंटा भी छोड़िए आधे घंटे के अंदर पैसे कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, उसके बेस्ट एग्जांपल है। कह रहे नहीं हाउ क्षितिज, मार्केट ने आज जो क्लोज किया है ये थर्ड टाइम अटेम्प्ट फेलियर हुआ है उसका ऑल टाइम हाई का। मैं ये भी मानता हूँ कि ऑल टाइम हाई ना टेस्ट करना तो चलो एक बात है, लेकिन ये रेजिस्टेंस भी तो है ना, तो ये रेजिस्टेंस वाला एक्ट भी प्ले कर रहा है। यहाँ से बाजार ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है, ऐसे आपको चांसेस लगते हैं? देखिए डिम्पी जी, कभी भी मार्केट में अगर ऑल टाइम हाइज बने होते हैं, नए रिकॉर्ड हाइज बने हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स का पेशेंस जरूर टेस्ट होता है। हम इनफैक्ट पिछले 5 या 6 दिन से कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि स्टार्ट ऑफ द शो आपने बताया पार्टी पॉपर्स लेके आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि वीकेंड सैटरडे संडे से पहले कल के सेशन में एक बार मार्केट फिर से अटेम्प्ट करेगा, और इस अटेम्प्ट में मुझे लगता है जो 3 बार रिजेक्शन मिला है, इस अटेम्प्ट में ये रिजेक्शन नहीं मिलेगा, और इस बार हम लोग 18,900 को बिल्कुल डिसिजनली मूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए जहां तक बात है डिप्स की, मुझे लगता है ये डिप्स जो है मात्र एक प्रॉफिट बुकिंग का को दर्शा रहे हैं, और वीकली एक्सपायरी के चलते तो किसी भी डिप पे फिलहाल यही एडवाइस रहेगी, जैसे मैंने पहले भी बताया, अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें जिनमें अभी भी पोटेंशियल है अपसाइड मूव करने का। तो फिलहाल के लिए कोई घबराने की तो फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं, इस पर ये लगातार चर्चा जारी रहेगी, टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से भी और फंडामेंटल लेवल्स के हिसाब से भी। सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं एसबीआई सिक्योरिटीज से। सनी, गुड आफ्टरनून। बैंक्स, लार्ज कैप बैंक्स लगातार डिसअपॉइंट कर रहे हैं, लगातार रह रहे हैं, और पिछले कई हफ्ते हो गए। क्या बैंक्स में भी अब बहुत सेलेक्टिव होना होगा, या फिर जो एक इंटरेस्ट है वो पोजिशनिंग जो है वो फाइनेंस काउंटर, एनबीएफसीज या फिर माइक्रो फाइनेंस में शिफ्ट हो गई है? आप बैंक्स पर अभी व्यू क्या बना रहे हैं, फाइनेंशियल्स पर? या डेफिनेटली अगर हम बैंक को बेसिकली 2 नजरिए से देखना चाहिए, एक है वैल्यूएशन का एंगल और एक है ग्रोथ का एंगल। तो डेफिनेटली FY24 इज द ईयर जहां ग्रोथ अच्छी रहेगी बैंक में, बट हमें ये एक बात ध्यान रखनी होगी कि FY23 वॉज द ईयर जहां बैंक बहुत बड़ा रेटिंग हुआ था अक्रॉस द बोर्ड, वेदर इट इज पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट लार्ज कैप और मिड साइज बैंक में। तो कहीं ना कहीं मार्केट, मुझे लगता है कि एक जो फर्स्ट मूव लेग ऑफ रेटिंग था वो कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ मार्केट इज वेटिंग फॉर मे बी फर्स्ट क्वार्टर नंबर और एक टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है। बट स्टिल अगर किसी की एक्सपेक्टेशन 10 से 15% की है, तो जैसे क्वालिटी बैंक लाइक HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस, जिसमें पता है कि हमें FY20 फाइनेंशियल ईयर 24 में नंबर अच्छे रहेंगे, डेफिनेटली वहाँ वन कैन एक्यूमुलेट दोज बैंक्स इन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। मिड साइज बैंक में अगर कोई बेट लगाना चाहता है तो बैंक लाइक कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक, जहाँ वैल्यूएशन अभी भी काफी रिजनेबल है। IDFC बैंक में हमने देखा कि ऑफलेट काफी बहुत बड़ा एक अपमूव हुआ है, तो वहाँ कहीं ना कहीं वैल्यूएशन फुल्ली प्राइस्ड इन है। ये कहीं अगर डीप में हमें ऐड करने मिलता है तो उसे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ऑन पब्लिक सेक्टर साइड आई विल बी वेरी सिलेक्टिव, सो आई वुड लाइक टू गो विथ बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए, बैंक्स पर एक फंडामेंटल आउटलुक आपको मिलता हुआ PSU और प्राइवेट बैंक स्पेस दोनों में ही। लेकिन इस वक्त अगर आप बाजार को देखेंगे, सेंसेक्स में कल रिकॉर्ड लेवल्स हमने देखे और रिकॉर्ड लेवल्स का जश्न भी मनाया था, लेकिन आज सेंसेक्स ने एक डिप देखा है, और अब इस वक्त अगर देखेंगे तो 250 अंकों की गिरावट भी यहाँ पर नजर आ रही है, और गिरावट बड़ी है बाजार में, चाहे फिर वो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी। और आज तो बाजार को मिड कैप भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकवाली का दबाव फिलहाल आज के सेशन में तो नजर आ रहा है। लेकिन इस बिकवाली में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भरपूर हैं और आपके लिए कमाई के मौके भी ढेर सारे हैं। तो आइए कमाई के मौके हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। क्षितिज, शुरुआत आपसे करेंगे। ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए आपने क्या स्पॉट किए हैं? बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ सुबह से ही काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है इंडेक्स के अंदर, बट अभी भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे खासे लेवल्स पे स्टैंड कर रहे हैं और ब्रेकआउट की तरफ यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। तो दो दिग्गज हैं मार्केट में लेके आया हूँ आज मैं बाइंग रिकमेंडेशन के लिए। पहला स्टॉक है टेलीकॉम में से भारती एयरटेल का। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है फिलहाल 840 के लगभग। यहाँ पे जिस तरीके चार्ट पैटर्न डेवलप हुए हैं पिछले 2 दिन से, जो स्टॉक के अंदर तेजी बनती दिखाई दी है, इट्स बेसिकली ऑन द वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट। तो यहाँ पे लॉन्ग बेट लेने की सलाह रहेगी भारती एयरटेल के अंदर। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे सुझाऊंगा मैं 825 के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 860 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है भारती एयरटेल में। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा L&T का। बीते कई सेशंस पहले भी मैंने स्टॉक रिकमेंड किया था L&T का दूसरे शो में आप ही के चैनल पे। वहां फिलहाल तो टारगेट आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
करंट लेवल्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है अपसाइड मोमेंटम कैच करने का। हालांकि स्टॉक ने आज 52 वीक हाई जरूर बिल्कुल बनाया है, बट अगर करंट लेवल्स की बात करें तो अभी भी यहाँ पे लॉन्ग बेट करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस है मेंटेन करने की जरूरत है 2365 के नीचे। 2365 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बेट बिल्कुल ली जा सकती है एलएनटी के अंदर। अपसाइड में मुझे लगता है 2500 तक के लेवल्स टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। तो दोनों रिकमेंडेशन बाय साइड पे रहेगी, भारती एयरटेल और एलएनटी। खरीदारी की कॉल्स क्षितिज की तरफ से आती हुई। नागराज, आपकी लिस्ट में भी क्या बाय कॉल्स हैं? सा रिकवरी दिखा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। आज थोड़ा मिड कैप में अच्छी खासी बढ़त के बाद मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल मार्केट बेट अभी भी पॉजिटिव है। ये नजर में देखते हुए मैं दो बाय कॉल देना चाहूंगा। फर्स्ट वन है प्रिज्म जॉनसन। प्रिज्म जॉनसन आप चार्टिकली देखोगे, आप वीकली लार्जर टर्म चार्ट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का, और शार्प अपसाइड बाउंस के बाद लास्ट 2 हफ्तों से एक रेंज बाउंड मूवमेंट में है। आज एक रेंज बाउंड मूवमेंट का अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश हुआ था अराउंड 130 के आसपास। अब थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन हुआ है ऊपर के लेवल से। मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है आगे वाले दिनों में। अराउंड 128.70 129 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, इसको बाय कर सकते हैं। 136 का शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा और 125 का 124.50 125 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा है मेरा एक यूबीएल। यूबीएल एक चार्टिकली लास्ट कई दिनों से एक रेंज बाउंड मूवमेंट में था। 20 डे ईएमए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से गुजर रहा था। आज भी एक छोटे से डिक्लाइन के बाद निचला स्तर से एक अच्छा खासा अपसाइड बाउंस दिखने को मिला है। अराउंड 1510 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इधर से खरीदारी कर सकते हैं। उसका अपसाइड टारगेट शॉर्ट टर्म अपसाइड टारगेट रहेगा 1565 और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1470। ठीक है, यूनाइटेड ब्रेवरीज पे आपकी कॉल रहेगी, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखी है बैंक स्टॉक्स में। निफ्टी भी इनफैक्ट अब 18,800 के ऊपर आया और बैंकिंग स्टॉक तो काफ़ी रिकवर हुआ है, लगभग 150 पॉइंट रिकवर हुआ है पिछले आप 15 मिनट में देखें तो। और मेजर तेजी जो है वो लार्ज कैप बैंक्स में आई है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स में आई है। इनफैक्ट एसबीआई भी अच्छा रिकवर हुआ है। सो वॉच आउट करने होंगे लेवल्स। लेकिन इस बीच कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आज अनप्रेसिडेंट मूव है, जस्ट लाइक पारादीप फॉस्फेट। आज इसमें एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के बाद आपने देखा स्टॉक में 7% की मूव आ गई। शरद हमें हाइलाइट्स बता रहे हैं इस रिपोर्ट में बात रखी क्या गई है। आइए शरद से पहले समझते हैं। शरद बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं। स्टॉक में तो अच्छी मूवमेंट है आज के दिन। जी बिल्कुल, आज जो था एक इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस एंटीक ने जो है इनिशिएट किया है कवरेज। अपना बाय रेटिंग रखा है, लक्ष्य रखा है 100 रुपये प्रति शेयर का, यानी कि करंट मार्केट प्राइजेस से आप कह सकते हैं 65% से ज़्यादा का जो है रिटर्न पोटेंशियल जो है अभी करंटली देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स में भी स्ट्रेंथ आया है, बाइंग भी सस्टेन की है, लेकिन कुछ रीजंस है जहाँ पे ये री रेटिंग हो सकती है स्टॉक। और इस पर मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि जो उनकी रीसेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई है ओवरऑल मार्केट्स में, उसके कारण जो आगे जाते हुए रेवेन्यू पोटेंशियल में बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। और वो गोवा की प्लांट की एक्विजिशन थी। इसके अलावा मल्टीपल लेवल्स आ रहे हैं जहाँ पे जो एबिडा पर मेट्रिक टन होती है, जो ऑपरेशनल मार्जिन्स होते हैं, उस पर इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। और उनकी जो प्रमोटर ग्रुप है वो एक ओसीपी मोरक्को ग्रुप की है। अब यहाँ से भी जो टेक्निकल नो हाउ और हेल्प के कारण जो है री रेट की एक फैक्टर देखने मिल सकती है। और ऑफकोर्स जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आती है उस पर भी स्ट्रेंथ कंपनी को मिल सकता है। इसके अलावा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस मॉडल्स है जहाँ पे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर स्पेस में, और आप रिसेंटली पता ही है कि फर्टिलाइजर स्पेस कंपनीज में जो है नैनो टेक्नोलॉजी और बहुत सारे सब्सिडीज़ में भी जो है फोकस रहने वाला है न्यूज़ में। इसके अलावा जो है ग्रोथ विजिबिलिटी जो है आगे जाते हुए रहने वाली है बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, जब आप फैक्ट्री बनाते हैं तो बहुत सारे रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स लगते हैं या बहुत सारे अन्य इत्यादि चीज़ लगते हैं, उनको जो है कंपनी खुद जो है मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी कॉस्टिंग बचती है। और जब आपकी कॉस्टिंग बचती है तो आपकी मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट बढ़ता है। तो एक इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस का आज इनिशिएशन हुआ है, इसके कारण स्टॉक में आज अच्छी तेज़ी आई है, खासी तेजी हुई है। और रीजंस हमें शरद ने बताया कि रिपोर्ट में बात रखी क्या गई है। अब एक बार एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। नागराज, आपने स्टॉक के चार्ट चेक किए कि अगर आज एक दिन की इतनी बड़ी मूव है, क्या अभी कुछ दिन और इस पर पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है इस न्यूज़ का, या फिर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें? आप स्टॉक का एक बार नाम बता दो क्योंकि मैं भूल गया था। जी, पारादीप, PARA दीप
DEEP। या स्टॉक में अच्छा खासा अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिला है एक कंसोलिडेशन के बाद। मेरे ख्याल से एक अभी भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है आगे वाले दिनों में मेरे ख्याल से, और एक जो अपसाइड मोमेंटम आज क्रिएट हुआ है 7% का बड़ा दिखा है, वो आगे वाले दिनों में और भी जारी रहेगा। उसका नेक्स्ट हर्डल है अराउंड 66-67 के आसपास। ठीक है, इस पीछे एक खबर आपको आ रही होगी जी एरोस्पेस से, और HAL के साथ इन्होंने फाइटर जेट इंजन्स के लिए करार किया। यही खबर हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री मोदी US जाएंगे तो ठीक इनके साथ एक डील हो सकती है जी और HAL की, और वो इंजन्स के लिए ही होगी। वो खबर अब यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। एक बार क्षितिज HAL के चार्ट चेक कर लीजिए आप। हालांकि खबर सभी को पता थी, जानकारी भी थी और आइडिया भी था कि इस तरह का कुछ होगा। आप जरा देख के बता दीजिए क्या करना है अब। बिल्कुल डिम्पल जी, देखिए अगर HAL की बात करें, स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं बीते कई महीनों में, बीते कई क्वार्टर्स में। अगर मंथ ऑन मंथ की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी 20% के गेंस दे चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी ऑलमोस्ट 40% के गेंस दे चुका है। बट यहाँ पे जो तेजी बनी है स्टॉक के अंदर, मुझे नहीं लगता है ये जल्दी थमेगी। जिस तरीके की यहाँ पे मोमेंटम कैच किया स्टॉक ने, हालांकि पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में एक मात्र प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक में एक पुल बैक देखने को मिला है। बट अगेन आई विल से कि पुल बैक कोई ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। अगेन स्टॉक में एक बार फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग यहाँ 3790 के आसपास, तो डिप्स के ऊपर स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। सपोर्ट्स है स्टॉक के 3720 से 3700 के जोन में। अगर इस लेवल पे स्टॉक मिलता है तो वहां पे एक्यूमुलेट करें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 3600 के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है एक बार फिर से स्टॉक 3950 के लेवल्स को तोड़ के 4000 की तरफ स्लो एंड स्टेडीली मूव करेगा। जिनके पास पोजीशन बनी हुई है उनको यही सलाह दूंगा कि पोजीशन को मेंटेन करें स्लो एंड स्टेडीली। जिस तरीके अपसाइड मोमेंटम दिख रहे हैं, अपना प्रॉफिट भी साथ के साथ लॉक करते चले। अपसाइड में फिलहाल के लिए 4000 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का स्टॉक पोटेंशियल रखता है। ओके तो चलिए, डिफेंस प्लेज में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक बड़ी खबर, ऑफकोर्स ये खबर के संकेत थे और ये खबर की पुष्टि अब होती हुई नजर आ रही है। एरोस्पेस डिफेंस स्पेस लगातार फोकस में है ही, और HAL के साथ फाइटर जेट इंजन के लिए ये करार की खबरें। लेकिन इस बीच एक और सेगमेंट, एक और स्पेस है जो कि स्वीट स्पॉट में है, और वो है शुगर। चीनी की मिठास लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आज के इस वॉलेटाइल मार्केट में भी शुगर स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। वजह है गवर्नमेंट ने लोन डिसबर्समेंट टाइम जो है वो एक्सटेंड किया है। दरअसल एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए ये एक स्ट्रैटेजी है, और सनी इनफैक्ट एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने को लेकर सरकार के इस कदम से हमने देखा है चीनी शेयरों में लगातार शुगर स्टॉक्स में एक्शन है। बलरामपुर चीनी, उत्तम शुगर, धामपुर शुगर, डालमिया शुगर, यहाँ पर अच्छी मजबूती देख रहे हैं। शुगर सेक्टर पर आपका फंडामेंटल आउटलुक हम चाहेंगे। या डेफिनेटली जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी है टुवर्ड्स इथेनॉल ब्लेंडिंग, कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर की इसमें काया पलट हुई है। अगर हिस्टोरिकली कोई ये सेक्टर को देखा, किसी ने देखा होगा तो पता होगा कि ये सेक्टर काफी एक सिक्लिकल सेक्टर हुआ करता था। 2-3 साल लॉस करता था, फिर 2-3 साल प्रॉफिट। बट बिकॉज ऑफ दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, कहीं ना कहीं सभी कंपनीज में एक स्टेबिलिटी आई है अर्निंग की। क्योंकि इसमें एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आपको एक फिक्स क्वांटिटी एवरी ईयर सप्लाई करना है। तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर में एक रीरेटिंग हुआ है। एट द सेम टाइम जो हमें ये पता चला है कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस, जो इंटरनेशनल लेवल पे शुगर के जो दाम है 10 ईयर्स के अबोव के हाई पे है, और उसके चलते हुए कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी एक एक्सपेक्टेशन बन रही है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी जो चीनी के दाम है ऊपर जाएंगे। तो वो भी एक फैक्टर विच इज प्लेइंग इन फेवर ऑफ शुगर सेक्टर। तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म में अगर किसी को मोमेंटम प्ले करना है तो शुगर सेक्टर में जो टॉप की कंपनीज है जैसे बलरामपुर, EID पैरी, धामपुर, अवध शुगर, उगर शुगर, जिसमें विच इज ब्लेंड ऑफ इथेनॉल एज वेल एज शुगर, इंटीग्रेटेड जो प्ले हमें कहते हैं, उसमें वन कैन पार्टिसिपेट। बट अगेन इट्स वेरी शॉर्ट टर्म। इसमें ये सिक्लिकल सेक्टर में हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी मूव आता है बहुत फास्ट आता है, एट द सेम टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत फास्ट होता है। तो डेफिनेटली इसमें एक अलर्ट इन्वेस्टर की तरह इसमें एंट्री और एग्जिट लेनी होगी। को प्ले आउट कीजिए और सेक्टर के लीडर्स को चुने। साइक्लिकल मूव है लेकिन इस वक्त मूव तो नजर आ रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग जिसकी अभी हमने बात की, इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, इस पर सारी की सारी रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी समीर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, शुगर स्टॉक्स में तो हम एक्शन देख ही रहे हैं, लेकिन पीछे कह सकते हैं कि फील्ड में क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, आप बताइए। शुगर सेक्टर के लिए ये बड़ी और अहम खबर है।
डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, साफ तौर पे कहा है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत जो लोन है उसको 30 सितंबर 2023 तक आवंटित कर दिया जाए, और ऐसा नहीं होने पर जिन प्रोजेक्ट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है उसको रद्द भी किया जा सकता है। यही नहीं, सरकार ने यह भी आदेश जारी किया है कि जिन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत लोन आवंटित किया गया, उसकी पहली किस्त भी जारी हो गई है, अगर वो अपना प्रोजेक्ट 2.5 साल के भीतर उसको लगा लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट रद्द कर दिया जाएगा। तो सरकार ने ये कहा है कि अगर आप एलिजिबल भी हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत आपको लोन भी मिला है और किस्त भी जारी हो रही है, तो 2.5 साल के भीतर आपको अपने प्रोजेक्ट को, एथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होगा। दरअसल सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के जो उसका लक्ष्य है उसको तय समय में हासिल करना चाहती है। सरकार की कोशिश ये है कि साल 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के 20% के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। लेकिन इस दिशा में जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सरकार लेकर के आई थी ताकि आर्थिक मदद मुहैया कराई जा सके, इसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिला, कई जगह पर जहां लोन की पहली किस्त भी गई है वहां पर ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन में वो तेजी नजर नहीं आ रही थी। इसको लेकर के सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि एक तरफ तो बैंक जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत 30 सितंबर तक लोन आवंटित कर सकते हैं, ये मियाद स्पष्ट कर दी है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर पहली किस्त जारी भी हो चुकी है वहां पर 2.5 साल के भीतर प्रोजेक्ट को लगाना और एग्जीक्यूट भी करना होगा, और ये सब कुछ एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को तय समय में हासिल करने के लिए। ओके, ठीक है। सारा मकसद तो एथेनॉल ब्लेंडिंग के 2025 तक के जो टारगेट है उसको लेकर बना हुआ है। ठीक है समीर, शुक्रिया ये सारी डिटेल हमें समझाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, एक और स्टॉक जिस पर आज एक रिपोर्ट का हैंगओवर कंप्लीटली दिखाई दे रहा है और वो लुपिन का स्टॉक है, क्योंकि जेफरीज की रिपोर्ट आई है जिसके बाद लुपिन में अच्छी खासी आज गिरावट देखने को मिल रही है। सृष्टि एक बार सारी डिटेल्स हमें समझा रही है कि रिपोर्ट में बताया क्या गया है। रिपोर्ट सृष्टि बताएं क्या कुछ डिटेल्स है। जी हाँ, देखिए लुपिन जो कि कल 6% ऊपर था, जिसको एक बड़े ड्रग का अप्रूवल मिला था, अस्थमा की ये दवा है जहाँ पे यूएस में लुपिन को जी-स्पिरिवा बेचने की अनुमति मिल गई थी यूएस एफडीए की तरफ से। उसको लेकर स्टॉक में काफ़ी जोश देखने को मिला था, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा मानना है कि FY25 में 1/4 जो इसकी लुपिन की पूरी आय देखें तो इस पर्टिकुलर ड्रग से ही आ सकती है। तेजी आना लाजमी था, बट इसके बाद जो ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं उसकी वजह से आज इसमें गिरावट भी देखने को मिली है, जहां पे आप बर्नस्टीन ले लीजिए, कोटक ले लीजिए या फिर जेफरी, सभी का मानना है कि जिन वैल्यूएशंस पे लुपिन ट्रेड कर रहा है वो कहीं ना कहीं महंगे हैं, और इन स्तरों पे अगर बाकी कंपनीज के वैल्यूएशंस देखें तो वो बेहतर बताए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम कोटक की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने हालांकि लक्ष्य बढ़ाया है, 715 से बढ़ा के 815 कर दिया है, पर उन्होंने रिड्यूस की रेटिंग अपनी बरकरार रखी है। यहाँ पे बोला है कि पिछले समय में देखें तो जो एग्जीक्यूशन है, जिस तरीके से कामकाज करता है लुपिन, वो काफ़ी कमज़ोर है। हालांकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बट कमज़ोर किस तरीके से प्रदर्शन करता है वो काफ़ी देखना अहम होगा। और कहीं ना कहीं कई समय से इस ड्रग के आने की उम्मीदें थी, जिसमें जो तेज़ी है हमने ऑलरेडी देख चुकी है। वहीं बर्नस्टीन ने भी 660 रुपये के टारगेट्स दिए हैं। मेंटेन मार्केट अंडर परफॉर्म का उन्होंने इसको रेटिंग दिया हुआ है, और कहना है कि सन फार्मा से महंगे वैल्यूएशंस पे अब लुपिन ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर आखिरी में जेफरीज की बात करें तो यहाँ पे भी उन्होंने एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस का जिक्र किया है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 660 रुपये का लक्ष्य दिया है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग सभी ब्रोकरेजेस की तरफ से जो मौजूदा स्तर है लुपिन का, उससे भी कम के टारगेट्स आ रहे हैं और वैल्यूएशंस महंगे बता रहे हैं। ये रीज़न बताया जा रहा है जिसकी वजह से इस रिपोर्ट में जो व्यू रखा गया है वो एक बाजार के ऑफकोर्स पार्टिसिपेंट्स को पसंद नहीं आया, और आप 2-2.5% देख भी रहे हैं, स्टॉक पर रिएक्शन भी आ रहा है। ठीक है सृष्टि, शुक्रिया ये सारी रिपोर्ट की डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी सिंप्लीफाई ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, कल एक बड़ी मूव और आज ये टूट गया, तो ऐसे में इतनी वॉलेटाइल जब मूव रहेंगी किसी स्टॉक में तो क्या करना चाहिए? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो ऑफकोर्स होल्ड करके रखना होता है, लेकिन एट द सेम टाइम एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए, राय लेते हैं इस पर। लेकिन मॉनसून को लेकर कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के सभी हिस्सों में मॉनसून पहुंचा। इस वक्त सबसे बड़ा इंतजार अगर पूरे देश में हर स्टेट में अगर बात की जाए तो वो इस बात का है कि मॉनसून कब आ रहा है। सो ठीक है, साउथ में आपने आंध्र प्रदेश देखा, नदर्न बेल्ट में, वेस्टर्न बेल्ट में, ये लगातार अपडेट्स हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ मॉनसून पहुंचा है, क्योंकि मॉनसून के डिले की बातें और उसी का एक इम्पैक्ट भी शायद बाजार पर भी पड़ रहा है, ये भी बात की जा रही है। तो तेलंगाना और ओडिशा के कुछ हिस्सों में इस वक्त मॉनसून पहुंच गया है, वहां बारिश शुरू हो गई है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और ये IMD के बयान है।
तो लिपिन पे हम बात कर रहे थे, हम फार्मा स्टॉक्स पर बात कर रहे थे। सनी, आपके हिसाब से फार्मा स्टॉक्स में इस वक्त अच्छी बेट कौन सी है? क्योंकि यूएस प्राइसिंग बेटर हो रही है, ल्यूपिन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। करिए ल्यूपिन तो मेजरली तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए इसके पास ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, पर अदरवाइज वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ही तो एक्सपेंशन हुई है डोमेस्टिक ब्रांड्स के लिए भी। आपकी टॉप बेट्स क्या है फार्मा में? या डेफिनेटली फार्मा में ये एक ऐसा सेक्टर है जो अंडर ओन भी है और एक अंडर परफॉर्म भी किया है काफी समय से। कोविड के बाद जो आउट परफॉर्मेंस हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं हमने देखा कि पिछला एक साल काफी खराब रहा है फार्मा सेक्टर है। तो डेफिनेटली एक अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसे पोर्टफोलियो में कंपनीज लाइक लुपिन हो गया, सिप्ला, सन फार्मा, डीवी जो डॉक्टर रेड्डी, अगर मैं एबॉट इंडिया, एफडीसी, जेबी केमिकल जो कि टॉप की फार्मा कंपनीज है जिनके अपने अपने प्रोडक्ट में एक मास्टरी है, डेफिनेटली ये सब कंपनीज पोर्टफोलियो में। बट अल्टीमेटली ये ग्रेजुअली ऐड करना चाहिए। इसमें ये एक्सपेक्टेशन रखना है कि तुरंत यहाँ से अगले 3 महीने में रिटर्न बन जाएगा, ये एक एक्सपेक्टेशन रॉन्ग होगी। डेफिनेटली इसमें यूएस मार्केट में भी जो टर्न अराउंड हो रहा है, वेदर इट इज इन प्राइसिंग टर्म, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो डेफिनेटली ये इसमें अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है तो एसआईपी रूट भी यही मेरी बार बार चिंता मेरे को मार्केट के अंदर है कि आपके पास क्रिटिकल सपोर्ट टूट रहे हैं। आपको जो काम करना है उसमें आप 15 दिन लगा रहे हैं। आप ऑल टाइम हाई को टेस्ट करा के क्यों नहीं ट्रैप कर रहे? तो वो जो नहीं हो रहा है उसके जो कहते हैं ना सिम्टम्स, पहली पहचान, पहले बुखार के जो सिम्टम्स हैं वो मार्केट के अंदर अब दिखा रहा है। इसका एग्जांपल बताते हैं। 43,800 आज मेक ब्रेक लेवल था। मार्केट का ज़्यादातर हिस्सा आज 43,800 के ऊपर ट्रेड हुआ, लेकिन क्लोज होते होते हम इसके नीचे जाके बंद करके जा रहे हैं, जो कि एक बियर सिग्नल है। दूसरा, आइए निफ्टी पर। फॉरगेट आप ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप 18,800 को भी सरेंडर करके जा रहे हैं, और वो भी वीकली एक्सपायरी वाले दिन देके। तो ये दोनों चीज़ें मार्केट के फेवर में नहीं जा रही कि आप ब्रेकआउट कर नहीं रहे और ब्रेकडाउन को लेकर थोड़े आतुर हो रहे हो। और आपका एक प्रॉब्लम तो थी पहले आईटी की, अब बैंक ने भी वापस से थोड़ा प्रॉब्लम शुरू कर दिया है। तो दो जो मेजर कंपोनेंट है, मैं आपको डरा वरा नहीं रहा, बट हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर काम करें। खासकर वो लोग जिनके पास प्रॉफिट्स पड़े हैं, जो लोग नए आ रहे हैं, कृपा करके थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ, शॉर्ट्स खोलने हैं तो आप लगाइए, आप अपने स्टॉप लॉसेस को लगा के वित्तीय सलाहकारों से पूछ सकते हैं। मैं एक बोल्ड कॉल लेना चाहता हूँ क्षितिज, क्या मैं इसमें ठीक रहूँगा? तो आप ज़रा मेरे को बताइएगा। बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हैं 44,000 के आसपास, या मैं 43,800 से 44,000 की रेंज में करूँगा। स्टॉप लॉस मेरा 44,200 है, क्या मैं शॉर्ट कर सकता हूँ? डिम्पी जी देखिए, अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो कंटिन्यूसली एक दायरे से गुजर रहा है। यहाँ पे सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि रेजिस्टेंस पे सेल करें, सपोर्ट पे बाय करें। यही एक अच्छी स्ट्रेटेजी है जो फिलहाल बैंक निफ्टी में काम कर रही है। देखिए, जो मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो काम कर रहा है 43,600 पे। जब तक 43,600 के लेवल डाउन साइड में और अप साइड में, जैसे कि आपने बताया 44,200 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बनाया है, जब तक ये लेवल्स किसी भी साइड डिसिसिवली मूव नहीं कर जाते, तब तक कोई बड़ा मूव यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। तो जिस तरह की कंडीशंस, जिस तरह के चार्ट डेवलप हो रहे हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए साइडवेज मार्केट की, यानी कि सेल ऑन रैलीज, रेजिस्टेंस के पास सेल करें और सपोर्ट के पास बाय करें। तो ये स्ट्रेटजी अच्छी कारगर रहेगी। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस पे बेचें, सपोर्ट पे प्लस करें। फिलहाल तो यही करें आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खबर गर्म है सेगमेंट वो लेकर। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे मैं कहूँगा KI इंडस्ट्रीज़ फोकस में रहने वाला है। हमारे जो है डीलर्स के साथ बातचीत हुई है और यहाँ से पता चला है कि एक्यूमुलेशन देखने मिल रही है HNI सेगमेंट में, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल्स टच कर चुका है, तो इसका मतलब वैल्यूएशंस उतने फेवरेबल नहीं है। वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स इनके 20 डे एवरेज पे वॉल्यूम्स देखने मिली है। और अगर दिग्गज इन्वेस्टर्स की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली और फिडेलिटी ग्रुप से बड़े इन्वेस्टर्स जो स्टॉक में शामिल हैं। हालांकि देखेंगे वायर स्टॉक्स की भी ट्रेंड थी, हमने दिन के पहले पकड़ी थी, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बज़ देखने मिल रहे थे। जिस तरह पॉलीकैब में भी जो है आज एक मूवमेंट देखने आया था और वी गार्ड में भी वो रब ऑफ इफेक्ट आया था। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो आगे जाते हैं वॉल्यूम ग्रोथ के ट्रिगर होने वाले कैपेक्स में पिकअप का, और इंफ्रा स्पेस में भी इसकी डिमांड रह सकती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो LME के जो कॉपर प्राइसेस है वो अभी 8% गिरे हैं अपने 2022 के हाई से। अब याद रखिए यहाँ पे एक लैग देखने मिलता है,
जब भी प्राइसिंग का गिरावट आता है कॉपर में तो लगभग 3 से लेकर 4 महीने का लैग आता है वायरिंग कंपनीज़ का, तो अब उसके बेनिफिट्स देखने मिल सकते हैं। और इन्वेंट्री की भी जो मिसमैनेजमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो आप कह सकते हैं इन्वेंट्री की जो डीस्टॉकिंग लेवल्स है वो उसमें अब इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकती है। FY24 का गाइडेंस मार्जिन का 10.5 to 11% रहा है, और जो पावर और T&D जो ट्रांसमिशन है ये सेगमेंट में जो एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। शुक्रिया हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए, इस सेगमेंट में जुड़ने के लिए, और KEI इंडस्ट्रीज के सारे ग्रोथ ट्रिगर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपेंशन भी नजर आ रहा है, और हर लिहाज से फंडामेंटल फैक्टर्स जो है KEI इंडस्ट्रीज के लिए प्ले आउट कर रहा है। आज सुबह भी स्टॉक को हमने डिस्कस किया था, बाजार खुलने से पहले भी स्टॉक का जिक्र किया था, और अब देखिए 6% तक के मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ अब पैनल पर संदीप सब्रवाल भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून संदीप। आज शुरुआत मैं कास्टिंग एंड फोर्जिंग स्पेस से करना चाहूंगी, क्योंकि इस पर आपका आउटलुक क्या बन रहा है? भारत फोर्ज, M&M फोर्जिंग जैसे काउंटर्स हैं, इनमें हमने देखा है मूव्स आते हुए नजर आ रहे हैं, और फैक्टर्स एट प्ले अगर आप देखेंगे, केस फॉर टर्न अराउंड को अगर समझने की कोशिश करें, एक तो नए बिजनेस को लेकर ये कंपनियां काफ़ी बुलिश नजर आ रही हैं। इसके अलावा स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस की अगर बात करें, नए ऑर्डर विंस के चलते बिजनेस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फंडामेंटली क्या इस स्पेस को वॉच आउट करना चाहिए, क्या राय होगी? इस इंडस्ट्री में काफी अलग अलग कंपनीज हैं, लेकिन ओवरऑल इनका मोमेंटम जो है काफी अच्छा चल रहा है, क्योंकि इन्होंने काफी कंपनीज ने डाइवर्सिफाई करके अलग अलग सेगमेंट्स में गए हैं, और उस कारण से इनको जो है नया बिजनेस मिल रहा है और ग्रोथ आ रही है। तो इनमें से कुछ स्टॉक्स में हमने देखा है काफी स्ट्रॉन्ग रैली आई है, जैसे रामकृष्णा फोर्जिंग ऑल टाइम हाई पे है, MM फोर्जिंग ने भी काफी अच्छा किया है। भारत फोर्ज ने इतना अच्छा नहीं किया, क्योंकि ऑटो सेगमेंट से जो उनकी ग्रोथ रही है, उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 2 क्वार्टर्स में रहे हैं, वो जो उम्मीद थी उससे थोड़े कम रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी उनकी भी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वीकनेस पे भारत फोर्ज एक स्टेबल अच्छी कंपनी है, जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा करना चाहिए। गुड आफ्टरनून संदीप। कुछ पॉकेट्स भी हैं बाजार के, जैसे ये आपने एक स्पेस बोला, इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स वो भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, और इनके लिए भी बात अब की जा रही है कि शायद फंडामेंटल्स बेटर हुए हैं। आप क्या ट्रैक करते हैं स्पेस को? आपकी बेट्स होंगी इसमें से? लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में बहुत बड़ा मूव आ गया एक्चुअली। अगर आप देखिए जिस तरह से मूव किया है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ या SBI लाइफ या HDFC लाइफ स्पेशली, तो इसके बाद वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि ये कंपनीज में एक लिमिटेड ग्रोथ ही आएगा हर साल, और जो बजट में चेंजेस थे उसका जो नेगेटिव असर है वो रहेगा। तो अभी नियर टर्म में कुछ डेटा आया है जिसमें दिखाया है कि 1-2 महीने में ग्रोथ ठीक रही है, तो उसलिए उसके कारण एक्साइटमेंट आया है। लेकिन जो मूव आ गया है ऑलरेडी कि HDFC लाइफ 650 आ गया, ICICI प्रूडेंशियल ऑलरेडी 570 आ गया, नीचे से ये स्टॉक्स 30-40% चल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ इनमें जंप करने का सेंस नहीं है, क्योंकि ये स्टेडी ग्रोथ कंपनीज है। ऐसे नहीं है कि इनमें सडनली कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा कि ये स्टॉक्स 2-3 गुना हो जाएंगे। ये लिकर स्टॉक्स पे संदीप आपका टेक क्या है? UBL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सोम डिस्टिलरीज, ग्लोबल स्पिरिट्स, रेडिको खैतान, सबके प्रोडक्ट अलग अलग है, मार्केट अलग है, कुछ ग्लोबल प्रोडक्ट्स के साथ चलता है, कुछ का डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा है, लेकिन कुल मिला के सभी शेयर्स ऐसा लग रहा है कि सेक्टोरल चर्निंग का एक पार्ट बन रहे हैं। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, इनमें से कोई अच्छा शेयर आप ट्रैक करते हैं तो। आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, आप लिकर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं? यस, मैं लिकर स्टॉक की बात बोल रहा हूँ संदीप, क्योंकि सभी के ना प्रोडक्ट अलग अलग है, बट मार्केट में ऐसा लग रहा है कि शायद ये पूरा सेक्टर ही चर्न हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो लिकर स्टॉक्स में भी शॉर्ट टर्म में कोई ज्यादा अच्छी स्टोरी नहीं है। इसके 2-3 कारण है। एक तो ये है कि जो प्राइस हाइक्स है इनको स्टेट गवर्नमेंट से, ये बहुत रेगुलेटेड सेक्टर है, तो जो प्राइस हाइक्स है इनको इतने प्राइस हाइक्स मिल नहीं रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इनके इनपुट प्राइसेस जो है उस पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर रहा है, क्योंकि शुगर प्रोडक्शन में नीचे आया है, तो मोलासिस के प्राइसेस ऊपर गए हैं। और तीसरा, वॉल्यूम ग्रोथ पे भी प्रेशर रहा है। तो ओवरऑल इस समय जो करंट वैल्यूएशंस पे है, इनमें इतनी कोई बड़ी स्टोरी नहीं है।
इंश्योरेंस प्लेज और कास्टिंग एंड फोर्जिंग पर एक फंडामेंटल आउटलुक संदीप का आपने जाना, लेकिन इस बीच अभी थोड़ी देर पहले जहां हमारे साथ शरद जुड़े थे केईआई इंडस्ट्रीज पर खबर लेकर, आइए स्टॉक का टेक्निकल चेक भी समझ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। क्षितिज, केईआई इंडस्ट्रीज 5.5% तक की तेजी, फंडामेंटल ट्रिगर्स तो हमने जाने जिसके चलते स्टॉक में काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन टेक्निकली भी चार्ट्स में आज अच्छा रिएक्शन है। 2392 तक के लेवल्स पर गया और उसके बाद 2357 के स्तरों पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। इंडस्ट्रीज की बात करें तो फिलहाल जो चार्ट्स पे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट की कैसी भी कंडीशन हो, स्टॉक ने अपनी आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल बरकरार रखी है। और अभी की सेशन की भी बात करें तो मार्केट ऊपरी स्तरों से एक बार प्रेशर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगेन केआई इंडस्ट्रीज मार्केट के विपरीत अच्छे रिटर्न्स देता दिखाई दे रहा है। टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे प्राइस मोमेंटम आता दिखाई दिए, हालांकि स्टॉक 5% के गेन्स के साथ यहाँ ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। और बीते कई सेशंस की बात करें तो अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए हैं। फिलहाल ये रैली फिलहाल के लिए तो नहीं रुकती दिखाई दे रही, लेकिन सलाह ये रहेगी जिन लोगों के पास पोजीशन है बिल्कुल पोजीशन को मेंटेन करके चलिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया रैली कहीं ना कहीं ओवर स्ट्रेच होती दिखाई दे रही है। फिलहाल करंट लेवल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 2250 रुपए के नीचे, 2250 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन के अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। आप इसे होल्ड करके रखने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर बैंक्स में HDFC बैंक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इनफैक्ट बैंक्स में आप प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, आप इनकी मूवमेंट ही हम रोज ट्रैक कर रहे हैं कि कौन से बैंक्स कौन से स्पेस ने ज़्यादा दबाव बनाया, लेकिन HDFC बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्षितिज, बैंक्स में HDFC बैंक हो, HDFC लिमिटेड हो, दोनों में एक स्ट्रेंथ तो बनी हुई है और बैंकिंग इंडेक्स को जब स्पेसिफिकली जब ट्रैक भी कर रहे हैं तो इसकी मूवमेंट लगातार दिख रही है, ऊपर की तरफ है। HDFC बैंक के लेवल्स क्या आप नोटिस करेंगे? की बात करें और पर्टिकुलरली HDFC बैंक की बात करें तो बीते कई हफ्तों में स्टॉक्स में एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, ऊपरी स्तरों से स्टॉक फिसला और कहीं ना कहीं अपने डेली चार्ट्स के ऊपर 200 दिन की मूविंग एवरेज के बाद के आसपास सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक देखने को मिला है। अगर HDFC बैंक की बात करें तो देखिए पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में जो बाउंस देखने को मिला है, मुझे लगता है बाउंस का जो रेजिस्टेंस है 1660 रुपए के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो जिन लोगों के पास पोजीशन निचले स्तरों से उनको सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म नजरिए से एक बार प्रॉफिट बुक करिए, बिकॉज जिस तरीके की बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस आती दिखाई दे रही है, मुझे लगता है ये डाउन साइड एक बार फिर से आती दिखाई दे सकती है या फिर स्टॉक एक कंसोलिडेशन में जा सकता है। डाउन साइड की बात करें तो 1620 के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट डेवलप कर लिया, ऊपरी स्तरों पे 1660 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल डेवलप कर चुके हैं। एक ब्रोकिंग का शेयर ढूंढ के लेके आया हूँ आपके लिए, सेंट्रम कैपिटल के नाम से कंपनी, SENTRUM। एक बार अगर आपकी स्क्रीन पर आता तो एक बार लेके आइए नागराज शेट्टी, एक बार जरा आप इस शेयर को चेक करेंगे। सेंट्रम कैपिटल, यस, ये वाला शेयर 13.5% आज ऊपर है। ये एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। लग ऐसा रहा है कि ये शेयर थोड़ा और भी चल सकता है, केवल आज नहीं चलेगा बल्कि आगे भी चल सकता है। चांसेस कितने हैं मिस्टर शेट्टी, आपके पास है इसका चार्ट? लंबा रेंज बाउंड एक्शन के बाद एक शार्प अपसाइड ब्रेकआउट दिया है आज के दिन, और करंटली जो 22 के आसपास जो 200 डे EM है उसका एक हार्डल पार नहीं कर पा रहा है। चार्टिकली देखोगे आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन हिस्टोरिकली इसका चार्ट का परफॉर्मेंस उतना खास कुछ फॉलो अप अपसाइड में रहा नहीं है। जब ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया है, एक दिन का ब्रेकआउट हुआ है और नियर टर्म में स्टॉक का कंसोलिडेशन या डाउनवर्ड करेक्शन देखने को लगा है। मुझे लगता है कि ये इस बार भी ऐसा ही रिपीट कर सकता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि 22 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बना हुआ है, उसका एक स्लॉट में ब्रेक करने का चांसेस तो कम है। थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन या डिप्स में आ जाएगा, डाउनवर्ड करेक्शन में आ जाएगा। उसका नियरेस्ट सपोर्ट है 50% ऑफ द कैंडल अराउंड 20-25 के आसपास, 20 रुपीज 25 पैसे। ठीक है, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता है। मैं एक शेयर आपके स्क्रीन पर और लेके आता हूँ, पारस डिफेंस। एकदम से शेयर ऊपर आया 3%। नीचे जो खबर देख पा रहे हैं, अगर आप 48 घंटे पहले चले जाएंगे ना तो ये खबर हमने आपको बताई थी कि ड्रोन डील हो सकती है। करीब 22,000 करोड़ के प्रेडेटर ड्रोन डील होगी और इस डील का बड़ा बेनिफिशियरी पारस डिफेंस हो सकता है। भारत में टेक्नोलॉजी भी आएगी ड्रोन की। स्टार्टअप्स के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भारत अव्वल नंबर पे है। अगर एक टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आती है US से, जो हमारे साथ करार होते हैं,
तो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी प्राइवेट कंपनी के तौर पर पारस डिफेंस होगा। हालांकि ये सारी टेक्नोलॉजी DRDO के अंदर रहेगी, लेकिन मेरे पास जो खबर थी वो हमने बताई, आपके सामने रखी थी 2 दिन पहले ही। शरद ने आपको जानकारी दी होगी खबर गरम वाले सेगमेंट के अंदर, और ये शेयर उस दिन के बाद से नहीं रुका। अगर आप इसको हफ्ते भर का भी चार्ट या 3-4 दिन का भी चार्ट दिखाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप 3 दिन का चार्ट दिखा सकते हैं, 3 दिन पुरानी खबर थी, शायद हमने आपको दिखाई थी। HCL की खबर भी थी और उसमें पारस डिफेंस हमने स्पेसिफिकली आपको बताया था। एक बार आपकी रिकमेंडेशन क्षितिज, इसको अभी रखें या फिर खबर आ गई बेच दें? डिम्पी जी, यहाँ पे तो फिलहाल जो चार्ट्स बन के आ रहे हैं, मुझे लगता है अभी स्टॉक में पार्टी शुरू हुई है। जिस तरीके के यहाँ पे स्टॉक मोमेंटम कैच किया हुआ है, जिस तरीके ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, टेक्निकली बात करें तो स्टॉक ने डेली चार्ट्स पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म करने के बाद बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ये जिस तरीके वॉल्यूम्स डेवलप हो रहे हैं, चाहे न्यूज के चलते हो चाहे किसी खबर के चलते हो, मुझे लगता है ये टेक्निकली स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है अपसाइड लेवल्स को टेस्ट करने का। और आई वोंट बी सरप्राइज कि आने वाले सेशन में स्टॉक 680 से 690 के लेवल्स टेस्ट करता दिखाई दे। तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी पोजीशन है उनको सलाह रहेगी पोजीशन के अंदर बिल्कुल बने रहे, स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहे। करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 635 के लगभग, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 600 रुपए के नीचे। 600 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बिल्कुल बने रहे। न्यूज़ फ्लो तो है ही, और अदरवाइज ऑल्सो चार्ट्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव, और डिफेंस स्पेस लगातार फोकस में। थोड़ी देर पहले HCL और अब पारस डिफेंस में एक शार्प अप मूव। इनफैक्ट पारस डिफेंस तो अच्छी खासी तेजी भी दिखा रहा है, यहाँ से और तेजी के पूरे आसार। लेकिन फार्मा प्लेज, नागराज, जहां हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं, आज के सत्र में फार्मा स्टॉक्स में भी हम मजबूती के साइंस नहीं देख पा रहे। निफ्टी फार्मा इंडेक्स को अगर लेकर आएंगे, कमजोरी है वहां पर, और फार्मा मेजर्स ल्यूपिन, बायोकॉन, लॉरस लैब्स, लेबोरेटरी हेल्थ के डायग्नोस्टिक जैसे स्पेस भी जो कि कल तक मजबूती दिखा रहे थे, अब यहाँ से आज कमजोरी देख रहे हैं। लेकिन फार्मा के लिए एक ट्रेंड बनता जा रहा है, डिफेंसिव ही नहीं, सेक्टर स्पेसिफिक चाल भी, स्टैंड अलोन अपनी पॉजिटिव चाल फार्मा सेक्टर दिखा रहा है, हेल्थ केयर दिखा रहा है, डायग्नोस्टिक दिखा रहा है। सो इस गिरावट में फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक तीनों स्पेसिस में से क्या कोई पॉकेट, कोई स्क्रिप्ट्स हैं जिन्हें चुन लिया जाए? फार्मा जरूर, क्योंकि एक न्यूज के बाद थोड़ा कुछ डाउनवर्ड करेक्शन में है। अभी भी फार्मा इंडेक्स ट्रेंड तो इंटैक्ट है, अच्छे खासी डाउनवर्ड करेक्शन के बाद एक अपसाइड बाउंस दिखने को मिला है। छोटा सा कंसोलिडेशन अभी तो फिलहाल बन रहा है, लेकिन 1-2 दिन में वापस अपसाइड कंटिन्यूएशन रहेगा फार्मा स्टॉक्स में, मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स में। मैं चाहूंगा कि एक लुपिन है आज रिवर्स तो किया है थोड़ा कुछ हायर लेवल के बाद, लेकिन चार्टिकली देखोगे लुपिन का एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम बना हुआ था लास्ट 1-2 महीने में, और हायर टॉप हायर बॉटम भी अभी भी बरकरार है, इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि उसका नियरेस्ट सपोर्ट है अराउंड 830 का, और जो निचला सर से एक शार्प अपसाइड बाउंस आने की गुंजाइश लग रही है। तो ये तो हुई फार्मा स्पेस पे खबर, लेकिन एक बार एनर्जी पैक पे एक बात करते हैं, और एक एक्सक्लूसिव खबर भी हमारे पास है। देश का पहला स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व बनाने के लिए सरकार ने कोशिशें भी तेज कर दी, और ये एक सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली है कि नई कंपनी में ONGC और गेल एक नई कंपनी बनेगी और दोनों की बराबर हिस्सेदारी होगी। प्रकाश प्रियदर्शी इस पर इसे कवर कर रहे हैं, उनसे एक बार सारी डिटेल लेते हैं। प्रकाश, और ज़्यादा जानकारी बताएं इस पूरे खबर पर। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश में जो पहला गैस स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है उसके गठन की प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो कर दी है। इसमें जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि शुरुआती प्लान के हिसाब से 7 से 8 MMACMD गैस रिजर्व्स कैपेसिटी जो है वो सेटअप किया जाएगा, और इससे संबंधित एक प्रेजेंटेशन जो है जल्द ही पेट्रोलियम मिनिस्टर के सामने दिया जाएगा। उसके बाद सरकार जो है ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया की शुरुआत करेगी। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड है, जो कि देश में स्ट्रेटेजिक क्रूड रिजर्व्स को ऑपरेट करती है कंपनी, उसी तर्ज पे एक डेडिकेटेड एंटिटी बनाई जाएगी जो गैस रिजर्व्स को ऑपरेट करेगी, और इसमें ONGC और गेल जैसी कंपनियों की बराबर की हिस्सेदारी हो सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसके पीछे का जो आइडिया है वो ये है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो गैस के प्राइसेस हैं, जो LNG के प्राइसेस है, उसमें स्टेबिलिटी लाई जाए स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व्स के गठन के जरिए। और ये भी प्लान है कि खासकर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो हैवी व्हीकल्स जो कि LNG पर चलेंगे, चाहे वो बसेस हों, ट्रक्स हों, उनको इनिशियल 2 to 3 ईयर्स तक प्राइस स्टेबिलिटी दी जाए। इसी मकसद से ये योजना
तैयार की जा रही है और जब कंसल्टेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद कैबिनेट से अप्रूवल के लिए फाइनल प्रस्ताव जो है वो भेजा जाएगा और ये टारगेट रखा गया है कि इस साल के आखिर तक इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे दी जाए। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, आप इसे ज़रूर कवर करें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, बैंक्स अब थोड़े से और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और लास्ट के 10 मिनट जब बचे हैं तो कुछ BTSC ट्रेड्स क्या ऐड करने चाहिए? या शॉर्ट साइड पे रह सकते हैं ट्रेड्स या रिकवरी दिख सकती है? क्षितिज, क्या ट्रेड्स लेंगे आप यहाँ से? कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होंगे? क्या पुल बैक अटेम्प्ट कर सकता है बाजार? कल आज हो सकता है कि एक्सपायरी मूव भी हो। प्रियंका, देखिए जिस तरीके की मार्केट बिहेवियर हो रहा है यहाँ पे, जिस तरीके का प्रेशर फील कर रही है मार्केट, ऑल टाइम हाई टेस्ट कर नहीं रही है और बार बार वहां से प्रेशर आता दिखाई दे रहा है, और जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है यहाँ पे टिकर के ऊपर, मुझे लगता है कि BTST तो नहीं लेकिन STBT वुड बी बेटर स्ट्रेटजी टू टेक फॉर टुमारो सेशन। तो जो स्टॉक रडार पे आ रहा है वो है अल्ट्रा सेमको का। अगर अल्ट्रा सेमको की बात करें, टेक्निकली स्टॉक ने एक अच्छा रनअप देखने को मिला था, लेकिन ऊपरी स्तरों से एक बार फिर से स्टॉक फिसलता दिखाई दे रहा है और जिस तरह की पोजीशनिंग होती दिखाई दे रही है, मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से अभी भी और फिसल सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 8155 8156 के लगभग। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 8240 रुपए के ऊपर। 8240 स्टॉक के स्टॉप लॉस से यहाँ शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। डाउनसाइड में मुझे लगता है स्टॉक 8080 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। तो अल्ट्रा सेमको वुड बी माय पिक एज एन STBT फॉर टुमारो सेशन। STBT ढूंढ लिया आपने। अब तो 90 पॉइंट की गिरावट आ गई है सर निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट है 131 पॉइंट की हो चुकी है। जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि अगर आप 15 मिनट के चार्ट, हालांकि देखने नहीं चाहिए BTST करते समय, हमेशा आवरली ही देखना चाहिए, बट फिर भी अगर आप 15 मिनट के चार्ट बैंक निफ्टी को देखेंगे, आपको ना करेज नहीं आएगा अपने ट्रेड को लेके जाने में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 90 पॉइंट कोई पहली बार टूटा है निफ्टी, ऐसे पता नहीं कितनी बार टूट चुका है और ना जाने इससे मल्टीपल्स में टूट चुका है। लेकिन जिस डायरेक्शन से टूट रहा है, जिस वॉल्यूम से टूट रहा है, जिस जगह से टूट रहा है, वो अपने आप में क्रिटिकल है। मैं फिर से बोलूँ, मैं कभी ट्रेंड रिवर्सल के फेवर में नहीं हूँ, बट हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड धीरे धीरे वीक भी हो रहा है। आप एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रही है, तो ये एक सिग्नल है कि आप फंस रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर आप कहीं भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो अलग अलग स्टॉक्स और पकड़ते हैं और ज़रा समझते हैं वहाँ पे और क्या करना चाहिए। सेंट्रम तो पता कर लिया हमने, IGL के। अच्छा, एक और शेयर भी है बजाज फाइनेंस, ये मेक ब्रेक वाले लेवल पे है। चला तो बहुत स्मार्ट रिकवरी दिखाएगा, नहीं तो टूट भी जाएगा। क्षितिज, आप ही देखेंगे बजाज फाइनेंस, रिकवरी आई तो बहुत फास्ट आएगी, नहीं तो गया तो फिर और जाएगा नीचे कम से कम 5-7%। देखिए डिम्पी जी, चार्ट्स की बात करें तो फिलहाल रिकवरी के तो कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। हालांकि काफी मेजर सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहा है। जो सपोर्ट बन रहे हैं स्टॉक के 7000 के लगभग, काफी मेजर सपोर्ट है। लेकिन जिस तरीके के वॉल्यूम्स डेवलप हो रहे हैं विद द फॉल इन प्राइस, मुझे लगता है ये गिरावट थोड़ी अभी जारी रहनी चाहिए। इतनी फास्ट रिकवरी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। फिलहाल ऊपरी स्तरों पे 7125 7125 के लगभग स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग हर्डल डेवलप कर दिया है और वहां पे एक कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर एक मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रहा है। तो फिलहाल ये नजरिया बन रहा है स्टॉक के ऊपर कि बाय करने की तो बिल्कुल सलाह नहीं रहेगी, निचले स्तरों पर एक्यूमुलेट करें। हालांकि कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, तो बाइंग करने की सलाह रहेगी, बट निचले स्तरों पर एक बार स्टॉक को आने दीजिए। डाउन साइड में 6950 के लेवल्स पे आते हैं तो वहां पे हम लोग एक बार रिव्यू करके बाइंग करने की सलाह देंगे। गिरावट में खरीदारी की राय इस वक्त फिनेंस NBFCs पर, बजाज फाइनेंस इन पर्टिकुलर। लेकिन नागराज, यहाँ पर क्षितिज ने तो STBT कॉल्स ढूंढ रही है वॉलेटिल मार्केट्स में। आपकी तरफ से क्या STBT कॉल्स होंगे या BTST? और साथ ही ट्राइडेंट के चार्ट्स पर भी राय दीजिएगा, क्या इसे BTST के तौर पर ले जाना चाहिए? 2-2.25% की तेजी के बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग इस वक्त दिखा रहा है। जी हाँ, मेरे लिए मैं STBT की एक चांस देना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट में अभी भी कंटिन्यूस डिक्लाइन है। ये डाउनवर्ड कंटिन्यू 1-2 दिन तक रह सकता है। मुझे मानना है कि मार्केट निफ्टी अराउंड 18650 700 650 के आसपास एक बाउंस बैक आ सकता है निचला सपोर्ट से। अब अगर उधर तक एक वीकनेस की बात करें, मैं UPL जो है उसको STBT के दौर से लेना चाहूंगा। UPL जून फ्यूचर अराउंड 674 के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसको शॉर्ट कर सकते हैं। चार्टिकली देखोगे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। एक डिक्लाइन के बाद जो रेंज बाउंड एक्शन मिला, वो रेंज बाउंड एक्शन के निचला स्तर पे है और डाउनसाइड ब्रेकआउट की एक तैयारी पे है।
और भी नीचे आ सकता है, इधर से शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 673.90 674 के आसपास। उसका लोअर लेवल्स रहेगा अराउंड 595 600 का, सॉरी अराउंड 620 630 का रहेगा, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 690 का। कॉल्स अब आपको दिखनी ज़्यादा लग गई हैं और बाजार इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास भी ट्रेड करा, 18,800 से नीचे ट्रेड करा, लेकिन हमने जो रेंज शुरुआत में बताई थी वो 18,700 से, यानी नीचे की तरफ 18,700 जिसका आपको ध्यान रखना है, उससे तो हम ऊपर ही हैं। लेकिन कुछ और जाते आते लास्ट के कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं। क्या बाजार में अगर थोड़ा सा एक करेक्शन सा दिख रहा है तो जिन स्ट्रेंथ में, जिन पॉकेट्स में अब तक स्ट्रेंथ थी, वहाँ से एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें? लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स, फाइनेंस काउंटर्स, क्षितिज? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बीते हुए सेशंस में हम लोगों ने देखा था इंश्योरेंस स्पेस में एक हलचल होती दिखाई दी थी। इनफैक्ट स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस भी आता दिखाई दिया था। ऊपरी स्तरों से कहीं ना कहीं गिरावट जरूर आती दिखाई दे रही है प्रॉफिट बुकिंग के चलते, बट अगेन चार्ट स्ट्रक्चर इतने खास पॉजिटिव नहीं है। सलाह ये रहेगी कि जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म बेट के हिसाब से स्टॉक्स को लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया था, फिलहाल के लिए प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए। निचले स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग के चलते एक बार फिर से भाव देखने को मिलेंगे, अच्छे भाव पे फिर से एक बार मौके मिलेंगे लॉन्ग बेट करने के लिए। तो मार्केट के सेंटीमेंट्स को देखते हुए फिलहाल सलाह रहेगी कि एक बार प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाए। एक शेयर आपके सामने और रखते हैं सडन स्पाइक के साथ, वो 16% ऊपर आ गया। शेयर का नाम है SCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, और ये चल रहा है 21 रुपये के लेवल पे। अमूमन इस तरह के शेयर्स मार्केट में अवॉइड किए जाते हैं, लेकिन ये जो सडन स्पाइक आया है और डेज हाई पे बंद कर रहा है, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और छुपी हुई हैं। मिस्टर शेट्टी, आप ना जो चार्ट्स लगाना ना वो वीकली और मंथली लगाना, डेली मत लगाना। हाँ, आप वीकली और मंथली में देखेंगे ना तो एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ये इसके प्रीवियस लेवल है 21 साढ़े 21 के, चलेगा तो शायद 7-8 रुपये और जोड़ेगा। परसेंटेज के हिसाब से 7-8 रुपये बन जाते हैं 30% और। तो एक बार ज़रा देख के बताइए, जिनके पास पोजीशंस है होल्ड करके रखे ना। जी हाँ, जरूर। आप HCC के बारे में सही कहा है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक बड़ा एक स्ट्रक्चरल मूवमेंट के तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एवरी टाइम जो हाई स्टॉक्स में आता है कि वो जो पिछला हाई से थोड़ा से ऊपर हाई करके वो डाउनवर्ड करेक्शन में आ जाता है, जो वीकली चार्ट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। लेकिन आज भी ऐसा ही है, ये टाइम पे भी ऐसा ही है। 14 रुपए से कंटिन्यूस स्टॉक्स में अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिला है विदाउट शोइंग एनी रीजनेबल डाउनवर्ड करेक्शन। अभी आसपास अराउंड 22 के आसपास एक प्रीवियस हाई है। मुझे लगता है कि प्रीवियस हाई का एक बार ब्रेकआउट करेगा छोटा सा, और उसके बाद में डाउनवर्ड करेक्शन दिखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में ये स्टॉक्स अराउंड 23-24 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेगा, उधर से एक डाउनवर्ड करेक्शन एक्सपेक्टेड है इन द नियर टर्म में। रेजिस्टेंस दिखती है तो उसके आसपास ही है ये। तो आप 23 रुपये बोल रहे हैं, अभी 21-30 है, ठीक है। वॉच करते हैं स्टॉक को। लेकिन इस बीच आज सारे सेक्टर्स दबाव बना रहे हैं। मेटल में आपको सिर्फ एल्यूमिनियम काउंटर्स को छोड़ दें तो सेक्टर हरे निशान में बंद ज़रूर हो रहा है, लेकिन बंद होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उसमें एल्यूमिनियम, हिंडाल्को और नाल्को जैसे काउंटर से पार्टिसिपेशन है, स्टील काउंटर से तो दबाव ही बना है, और कुछ सेलेक्टेड मीडिया काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है। अदरवाइज सारी स्पेसेस में, अदरवाइज सारे सेक्टर्स में, और सबसे बड़ा दबाव ड्रैगर जो है वो फिर से आज PSU बैंक ही है। पूरे दिन भर की मूवमेंट को एक बार मानसी के साथ समझते हैं मार्केट ट्रैप में कि आज कौन से सेक्टर से बड़ी पार्टिसिपेशन और दबाव कहाँ से बढ़ा। मानसी कि बाजार की शुरुआत ही एक रेंज में हुई थी। ऑफ कोर्स शुरुआत में एक उम्मीद ज़रूर थी कि जो फॉर्मेलिटी है निफ्टी के रिकॉर्ड लेवल्स को टच करने की, पार करने की, ये पूरी होती दिखेगी, क्योंकि 1-1.5 अंक दूर रह गए थे हम, लेकिन वो रिकॉर्ड लेवल्स को पार निफ्टी नहीं कर पाया। उसके बाद जो है गिरावट का एक ट्रेंड देखने को मिला, और फर्स्ट हाफ से ही गिरावट जो थी वो हावी होती रही, और इस वक्त अगर आप सेकेंड हाफ में देखेंगे तो गिरावट जो है वो गहराई ही है। बाजार ने अगर आप देखें पूरे के पूरे सेशन में अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में नाकामयाबी हाथ लगी। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ चुनिंदा स्पेसेस थे, कुछ थीम्स थे जिसमें एक्शन नजर आया, लेकिन सेक्टर्स भी कई सारे थे जो कि आज सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। डिफेंस सेक्टर लगातार फोकस में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा जो है उस यात्रा के चलते, और आज हमने देखा कि कुछ ऐलान होते हुए दिखे जिसके चलते ड्रोन से रिलेटेड, जिसके चलते पारादीप, इनफैक्ट पारस डिफेंस के स्टॉक
स्टॉक में अच्छा एक्शन था। HAL का स्टॉक लगातार एज डिफेंस लीडर जाना ही जाता है, लेकिन HAL के स्टॉक प्राइस में आज मूवमेंट नहीं था, लेकिन पारस डिफेंस ने अच्छा एक्शन करीब 3-3.5% के मूव्स इस खबर के साथ साथ ही दिखाएं। तो डिफेंस प्लेस पर तो लगातार फोकस रहा ही। इसके अलावा पैरादीप फॉस्फेट एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई एंटी की, और उस रिपोर्ट का एक असर था जो कि स्टॉक प्राइस में बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। ऑलमोस्ट 8.5% तक की तेजी स्टॉक ने देखी। इसके अलावा फार्मा स्पेस जो कि लगातार बाजार को संभालने का काम करता है, आज वहां से भी डिप्स नजर आए। फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक, इनफैक्ट ल्यूपिन पर एक रिपोर्ट आई, अंडरवेट की रेटिंग थी। जेफरीज की इस रिपोर्ट का असर था। पूरे के पूरे फार्मा स्पेस में गिरावट थी, लेकिन ल्यूपिन पर इस रिपोर्ट का भी एक असर आता हुआ डेंट पड़ता हुआ। करीब 3% की गिरावट के साथ ल्यूपिन के स्टॉक प्राइस में भी हमने डाउन ट्रेंड्स देखे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर देखेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक PSU बैंक, फार्मा और IT की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं थे, सपोर्ट नहीं थे, और इसी का असर था कि इन सेक्टर्स में हमने गिरावट हावी होती देखी। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स, चीनी की मिठास लगातार बढ़ी। इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार की कुछ मुहिम, कुछ कदम और कुछ तैयारियों की बात रही, जिस पर खबरें भी हमने आपको बताई। और उसी के चलते बलरामपुर चीनी के स्टॉक में हमने देखा शुगर स्टॉक में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। अब आइए मेजर हैवी वेट्स में कहां से अच्छी मजबूती थी और कौन से स्टॉक्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। हमने क्लियरली देखा L&T, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC, ये सारे के सारे स्टॉक्स थे जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा था। HDFC ट्विंस ने बाजार को आज संभालने का काम किया। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड की तरफ से अच्छा खासा मूव, अच्छे खासे एक्शन थे, और इसी के चलते भी बाजार को कुछ हद तक सपोर्ट मिला। लेकिन उसके सामने गिरावट जो थी वो कई सारे स्पेसेस में देखने को मिली, और इनफैक्ट मिड कैप जो कि लगातार बाजार को संभालता है, उस स्पेस ने भी आज बाजार को नहीं संभाला। 8 सेशंस की मजबूती के बाद इनफैक्ट ये तो कहा जाता है कि ब्रॉडर इंडिसेस 2023 का जो साल है वो मिड कैप का है, लेकिन आज के सत्र में न जाने मिड कैप स्पेस को क्या हुआ। करीब 400 अंकों की गिरावट के साथ मिड कैप में हमने डिक्लाइंस देखे, और इसी के चलते बाजार को जो 1-2 स्पेसेस थे, मान लीजिए मिड कैप, फार्मा, जहां से बाजार की चाल चाहे कैसी भी हो वहां एक्शन की वजह से सपोर्ट मिलता था, वहां से भी सपोर्ट आज मिसिंग थे। मिड कैप के लूजिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, फाइनेंस, M&M फाइनेंस जिसकी लगातार हम बात करते हैं, NBFCs जिसकी लगातार हम बात करते हैं, मिड कैप IT, मिड कैप रियल एस्टेट की हम बात करते हैं, वहां से गिरावट थी जिसके चलते बाजार को सपोर्ट नहीं मिला। इसके अलावा इंडियन होटल्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक थे जहां पर बिकवाली का दबाव रहा। हैवी वेट्स में रिलायंस से बाजार को आज सपोर्ट नहीं किया। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, HUL जैसे स्टॉक्स थे जहां से गिरावट हावी होती रही। तो क्लियरली मेजॉरिटी स्पेसेस जो कि सपोर्ट का काम करते थे, उनसे भी सपोर्ट आज मिसिंग था। मिड कैप इंडेक्स ने भी सपोर्ट नहीं दिखाया, और बाजार की चाल जो है दिन भर हमने देखा, ऑफ कोर्स वीकली एक्सपायरी का दिन था तो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन कल के रिकॉर्ड लेवल्स के बाद सेंसेक्स ने भी आज एक ब्रीदर ले लिया। तो ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स के चलते फाइनल क्लोजिंग आप देख रहे हैं, करीब 85 अंकों की गिरावट, 18,770 के लेवल्स के आसपास सेटल होता हुआ निफ्टी। सेंसेक्स 63,268 और बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे वहां पर भी बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया, लेकिन अंडरटोन ओवरऑल बाजार का बुलिश है मानना है जानकारों का। जब तक 18,600 के पार हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक ऑन द होल अंडरटोन बुलिश नजर आ रहा है। लेकिन चलिए इस वक्त क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेट रहे हैं। नागराज, क्षितिज, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी एनालिसिस पेश करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।